हिमाचल प्रदेश एक महीने के भीतर दूसरी बार कुदरत का कहर झेल रहा है। पहाड़ पर बने घर खिलौनों की तरह टूट रहे हैं। अब तक राज्य में 60 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और दर्जनों लोगों को मलबे में अभी भी तलाशा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के साथ उत्तराखंड में भी मानसून की डरावनी तस्वीरें सामने आई हैं। पहाड़ पर कुदरत की हॉरर स्टोरी कैसी है, देखिए इस रिपोर्ट में। हिमाचल प्रदेश में कुदरत का क्रोध घरों पर टूटा है। बारिश के बाद अब सबसे बड़ा खतरा पहाड़ के किनारे बसे घरों पर मंडरा रहा है। शिमला, मंडी, सोलन में बारिश ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। मंडी में तो कदम कदम पर बर्बादी की तस्वीरें दिख रही हैं। मंडी में सरका घाट टटीही गांव में ये 2 मंजिला मकान खतरनाक हालत में है। घर के नीचे की मिट्टी गायब है और किसी भी वक्त ये मकान गिर सकता है। घर के अंदर एक कार भी दिख रही है। बस 5 सेकंड के अंदर ये घर किसी खिलौने की तरह पहाड़ी से नीचे गिर गया। मंडी का एक और डरावना वीडियो देखिए। इस हरे रंग के घर के पीछे पहाड़ी से भारी मात्रा में पानी और मलबा आ रहा है। मात्र 8 सेकंड में पानी के साथ आया मलबा इस घर को अपने साथ बहाकर ले गया। मंडी में कदम कदम पर सड़कें गायब हैं। नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे या फिर गलियों की सड़कें सब टूट चुकी हैं। अब जेसीबी मशीनों को लगाया गया है ताकि बंद सड़कों को खोला जा सके। शिमला में पहाड़ी के किनारे बसा ये 3 मंजिला मकान और उसके साथ लगे घर पहाड़ पर विनाश लीला की कहानी बयां कर रहे हैं। शिमला की वादियों में जो हरे भरे पेड़ आपको नजर आते थे वो बारिश के बाद इतने कमजोर हो गए हैं कि एक के बाद एक गिर रहे हैं। शिमला के समर हिल के शिव बावड़ी मंदिर में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार तीसरे दिन भी जारी है। इस मलबे से जिंदगी की तलाश की जा रही है। मलबे से अब तक 13 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। इस भूस्खलन में एक ही परिवार के 5 सदस्यों की जान चली गई। अभी भी परिवार के 2 सदस्य लापता हैं। बाढ़ के बीच फंसे हुए लोगों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। एयरफोर्स के जवान लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रहे हैं। कई जगहों पर अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू नहीं हुआ है, जिसके लिए एयरफोर्स के शुरू हेलीकॉप्टर से जेसीबी मशीनों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आपदा प्रभावित इलाकों का एरियल सर्वे किया। जल्दी हमारी धूप निकलेगी तो हमारा काम स्पीड अप होगा। कल रात को भी स्लैश थे उसमें, तो अभी सारी चीज़ों को देखते हुए यही कह सकता हूँ कि नुकसान का आंकड़ा 10,000 करोड़ के करीब है। और आइए अब आपको चंद्रयान 3 की लाइव लोकेशन बताते हैं। आज सुबह 8:30 बजे चंद्रयान 3 चंद्रमा की 5वीं और आखिरी कक्षा में पहुंच गया। कल चंद्रयान के लिए सबसे अहम दिन है, क्योंकि कल से एक्शन से ही 23 अगस्त को चांद पर सफल लैंडिंग का रास्ता तैयार हो जाएगा। करीब 1 महीने के सफर के बाद आज चंद्रयान 3 चंद्रमा की 5वीं और आखिरी कक्षा में पहुंच गया। चंद्रयान और चंद्रमा की दूरी अब 163 किलोमीटर से भी कम रह गई है। धरती से 3,84,000 किलोमीटर दूर इसरो के मून मिशन का हर चरण हर उम्मीद पर अब तक खरा उतरा है। इस बात के गवाह हैं इसरो के ये ट्वीट्स। 1, 2, 3 इसरो के ऐसे कई ट्वीट्स बीते 1 महीने में आए हैं और हर बार नतीजा सक्सेसफुल रहा है। अब आखिरी और सबसे अहम राउंड को लेकर इसरो चेयरमैन पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं। सेंसर फेलियर, इंजन फेलियर, algorithm failure, calculation failure, even whatever may fail, nothing is there. Still, we wanted it to land at the required speed and rate. So there are different failure scenarios calculated and programmed inside. 140 करोड़ देशवासी उस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जब चंद्रयान 3 चांद की धरती चूमेगा। आम देशवासी के साथ राष्ट्रपति मुर्मू भी चंद्रयान 3 की सफलता का इंतजार कर रही हैं। कार्यक्रम के अनुसार उसका विक्रम नामक लैंडर तथा प्रज्ञान नामक रोवर अगले कुछ ही दिनों में चंद्रमा पर उतरेगा। हम सभी के लिए वो गौरव का क्षण होगा और मुझे भी उस पल का इंतजार है। चांद की आखिरी कक्षा में पहुंचने के बाद अब चंद्रयान के लिए अगले 7 दिन बेहद अहम हैं।
और 23 अगस्त को चांद की धरती पर अपने लिए सबसे सटीक लैंडिंग पॉइंट ढूंढकर चंद्रयान 3 वहां लैंड करेगा। चंद्रयान के अब तक के सफर में सब कुछ शानदार है और इसरो के वैज्ञानिकों के साथ पूरे देश को यकीन है कि अगले 7 दिन भी शानदार होंगे। भारत 23 अगस्त को स्वर्णिम इतिहास रचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। ई बस सेवा योजना को आज कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। 57,613 करोड़ रुपए की पीएम ई बस सेवा के तहत 10,000 नई इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। इन बसों का ट्रायल देश के 100 शहरों में किया जाएगा। 57,613 करोड़ रुपए में से 20,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार मुहैया कराएगी और बाकी रकम का खर्च राज्य सरकारें उठाएंगी। इस योजना से 10 सालों के लिए बस ऑपरेटर्स को सपोर्ट किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के मुताबिक इस योजना के तहत करीब 55,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। पीएम ई बस सेवा की मंजूरी दी गई है और पीएम ई बस सेवा पर 57,613 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 10,000 बसें और ये 10,000 न्यू इलेक्ट्रिकल बसेस, 10,000 नई इलेक्ट्रिकल बसेस की सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। देश भर के 169 शहरों में से 100 शहरों को चैलेंज मेथड के आधार पर चुना जाएगा। और इसके साथ ही केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में विश्वकर्मा योजना को भी मंजूरी दे दी गई है। इस योजना के तहत पारंपरिक कौशल वाले लोगों को आर्थिक मदद दी जाएगी। इसमें सुनार, लोहार, चमड़े का और बालों से जुड़ा हुआ काम करने के पारंपरिक कौशल जैसे लोग शामिल हैं। योजना के तहत तय शर्तों के तहत 1 लाख रुपए तक का कर्ज मुहैया कराया जाएगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त के मौके पर लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए कई योजनाओं का ऐलान किया था। इसमें विश्वकर्मा योजना का भी ऐलान किया गया था। और आइए शुरू करते हैं आज की हमारी कवर स्टोरी। दुनिया के अमीरों की दौलत कम हो रही है। 14 साल में पहली बार दुनिया में दौलत कम हुई है। हर साल जारी होने वाली क्रेडिट स्विस और यूबीएस की ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट में दुनिया भर के लोगों की संपत्ति की कीमत का आकलन किया गया। पिछले साल लोगों की निजी संपत्ति में कुल 2.5% की गिरावट दर्ज हुई थी। रिपोर्ट बताती है कि 2022 में कुल वैश्विक संपत्ति में 13 खरब डॉलर की गिरावट हुई है। 2022 के आखिर में ये 4,544 खरब डॉलर रह गई। इसी तरह 2022 के आखिर में प्रति व्यक्ति संपत्ति 84,718 डॉलर थी। कुल मिलाकर 2008 की आर्थिक मंदी के बाद पहली बार यानी कि 14 साल में 2022 में कुल संपत्ति में कमी आई है। गौर करने वाली बात यह है कि आखिर ये नुकसान हुआ कहां और कहां के अमीरों को हुआ। तो आपको बताएं कि मोटे तौर पर अगर आप देखें तो उत्तरी अमेरिका और यूरोप, जहां सबसे ज्यादा अमीर रहते हैं दुनिया के, उन जैसे विकसित और धनी क्षेत्रों में यह सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। इसके पीछे के कारण क्या है, जरा इनकी भी पड़ताल करें। तो इसके पीछे मजबूत होते अमेरिकी डॉलर को वजह माना जा रहा है। इसके अलावा इन्फ्लेशन और राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स को भी ग्लोबल वेल्थ घटने का कारण माना जा रहा है। इन क्षेत्रों में कुल मिलाकर 109 खरब डॉलर की गिरावट हुई है, ये जो अमीर वाले क्षेत्र हैं। इसी तरह से थोड़ा एशिया पैसिफिक की तरफ अगर आप आ जाएंगे तो यहां भी 21 खरब डॉलर कम हुए हैं। जबकि अगर आप साउथ अमेरिका चले जाएंगे, वहां की कुल संपत्ति अगर आप देखेंगे तो 24 खरब डॉलर बढ़ गई। तो कहीं घटी है, कहीं बढ़ी है। इसका ओवरऑल एनालिसिस हम करेंगे आगे। लेकिन मुख्य मुद्दा जो है, जो घटने के पीछे के कारण है, उनमें डॉलर की तुलना में बाकी जो मुद्राएं हैं उनमें मुद्रा का जो मूल्यों में जो उतार चढ़ाव आए हैं डॉलर के मुकाबले, उनको वजह माना जा रहा है। अमेरिका से एक और गौर करने वाला ट्रेंड ये पता चला है कि वेल्थ की सबसे ज्यादा कमी अमेरिका में देखी गई है। इसके बाद जापान है, फिर चीन है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया का नंबर है। और दुनिया में अगर आप मिलेनियर्स की संख्या देखेंगे, जो टेक्निकली
जो कहा जाता है कि 10 करोड़ डॉलर जिनके पास संपत्ति है ऐसी, तो उनको मिलेनियर्स की संज्ञा दी जाती है। उनमें अगर आप देखेंगे तो 2022 में इनकी संख्या भी घट गई मिलेनियर्स की, और इस दौरान दुनिया भर से 35 लाख मिलेनियर्स घट गए। यही नहीं, इसके ऊपर जो आते हैं, जो अल्ट्रा हाई नेटवर्थ ग्रुप मानी जाती है, जिनकी संपत्ति $50 मिलियन से ज्यादा की मानी जाती है, उनकी संख्या भी घटी है। उत्तरी अमेरिका में ऐसे UHNIs यानी कि अल्ट्रा नेटवर्थ वाले जो होते हैं, उनकी संख्या सबसे ज्यादा घटी है। अब रिपोर्ट का दूसरा पक्ष ये है, ये तो कहां कहां घटा है हमने आपको बताया, अब दूसरा पक्ष ये है कि भारत जैसे देशों में पर एडल्ट वेल्थ में इजाफा हुआ है। भारत की नेटवर्थ पर एडल्ट में 2.8% की वृद्धि हुई है। थोड़ा सा इसको और अगर हम कैटेगराइज जाएं, थोड़ा सा और कैटेगरीज में देखें, तो फिर नॉन फाइनेंशियल एसेट्स में जो पर एडल्ट है, नॉन फाइनेंशियल एसेट पर एडल्ट जिन्हें कहा जाता है, उसमें 3.7 की बढ़ोतरी हुई है। और अगर आप फाइनेंशियल एसेट्स पर एडल्ट देखेंगे तो इसमें थोड़ी सी गिरावट जरूर आई है, 0.7% की मामूली गिरावट आई है। भारत में लोगों के पास कितनी तेजी से पैसे आ रहे हैं या उनकी नेटवर्थ बढ़ रही है, इसकी बानगी आप डेटा से समझिए। इसके मुताबिक भारत में प्रति वयस्क औसत संपत्ति यानी कि नेटवर्थ पर एडल्ट साल 2000 के मुकाबले अगर आप 2022 तक की सफर देखेंगे पूरा, तो ये 8.7% की सालाना दर से बढ़ी है। 8.7% 2000 के बाद से, यानी कि बीते 22 साल में 8.7% की सालाना ग्रोथ हमें देखने को मिली है नेटवर्थ में। और 2022 के अंत में भारत में नेटवर्थ पर एडल्ट $16,500 यानी कि अगर आप रुपए में इसको कन्वर्ट करें तो 13,53,000 के आसपास हो गई है। और सिर्फ भारत में ही नहीं, पिछले साल दौलत में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी मेक्सिको, भारत, ब्राजील जैसी उभरती अर्थव्यवस्था में हुई है। और ये कहा जा रहा है कि ये ट्रेंड आगे भी जारी रहेगा। रिपोर्ट कह रहा है कि ब्रिक्स देशों ब्राजील, भारत, चीन, दक्षिण, ये तमाम उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में संपत्ति में 2027 तक 30% की वृद्धि हो जाएगी। ये ब्रिक्स के लिए सिर्फ कहा जा रहा है। अब रिपोर्ट का एक पॉजिटिव पक्ष तो आपने देख लिया कि भारत में लोगों की नेटवर्थ बढ़ रही है। इसका एक और पॉजिटिव इंपैक्ट अगर आप देखेंगे, जो पक्ष देखेंगे, इंपैक्ट तो नहीं, जो पक्ष देखेंगे वो ये कि उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के पास पैसा आ रहा है और जो ज्यादा पैसे वाले लोग हैं, जिनके पास एक्स्ट्रा मनी है, उनकी वेल्थ में कमी आ रही है। यानी कि जिस पर सालों से चिंता जाहिर की जा रही है कि भाई दुनिया का गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है, तो वो खाई एक तरह से पट रही है। यानी कि इनइक्वालिटी, जिसे गैर बराबरी कहा जाता है, उसमें लगातार कमी आ रही है। और ऐसा इसलिए, जैसा हम बता रहे हैं, कि अमीरों के हाथ से पैसा कम हो रहा है और कम पैसे वाले लोग तेजी से अमीर हो रहे हैं। सबसे धनी 1%, जो दुनिया के रिचेस्ट 1% जिन्हें कहा जाता है, 2022 में उनकी संपत्ति घटकर 44%, 44.5% रह गई। इतनी बड़ी कमी उनकी नजर आई है, क्योंकि बार बार जो आपने डेटा पढ़ा होगा कि दुनिया के 1% अमीरों के पास दुनिया की कुल संपत्ति का सबसे ज्यादा हिस्सा है। इनकी संपत्ति जो है वो घटकर 44.5% रह गई है। तो यानी कि अमीर बड़ी तेजी से, उनके पैसे कम हो रहे हैं, और जो मिडिल क्लास है, जो तेजी से उभरते हुए लोग हैं, जो गरीब है, उनके हाथ में पैसा तेजी से आ रहा है। लेकिन ये 2022 की तस्वीर है, और 2022 में हमने देखा उसके बैकग्राउंड में कोरोना, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, बहुत सारी चीजें थी। अब आने वाले 5 साल पर जरा गौर कीजिए। यही रिपोर्ट कह रही है कि आने वाले 5 साल में जबरदस्त तरीके से दुनिया की नेटवर्थ बढ़ जाएगी, दुनिया में पैसा बढ़ जाएगा, और वैश्विक स्तर पर संपत्ति 6,290 खरब डॉलर की हो जाएगी। 2027 तक दुनिया की कुल दौलत 38% तक जब बढ़ जाएगी, तब क्या बढ़ोतरी का यह अनुपात सही होगा? यानी कि मैं कह रहा हूं कि क्या तब वाकई में अमीरों की संपत्ति घट रही होगी और गरीबों की बढ़ रही होगी? यह अनुपात क्या वापस अमीरों की तरफ झुक जाएगा, ये बढ़ोतरी, या फिर ये गरीबों की तरफ, मिडिल क्लास की तरफ ज्यादा आएगी? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन कुल मिला के ये बहुत ही इंटरेस्टिंग 2022 के डेटा, ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट 2023 के, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बहुत खास मेहमान, थोड़ा सा और इसका एनालिसिस करते हैं। अनुराग सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैनेजिंग पार्टनर एनसेट कैपिटल के, यूएस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग जी, बहुत बहुत स्वागत सर।
सर ये वाकई में ऐसा हो रहा है क्या? ये अमीर थोड़े से, मैं गरीब तो नहीं कहूंगा, अमीर गरीब गरीब तो नहीं हो रहे, लेकिन अमीरों के पास पैसा कम हो रहा है और गरीबों के पास पैसा आ रहा है, कुछ कुछ ऐसा लग रहा है इस रिपोर्ट को देख के। क्या हो रहा है सर ये वाकई में? पंकज, आपको सुनने वालों का नमस्कार। दीपक, अच्छा, सॉरी दीपक, my bad। मुझे पता नहीं क्यों अनुराग जी बहुत सारे लोग पंकज बोलते हैं, दीपक और पंकज नेम क्या वाकई में कहीं मैच करता है क्या? क्योंकि मेरे साथ 2-3 बार ऐसा हो गया। एनीवे ये ऑफलाइन बताऊंगा, बट ये दीपक ऐसा है कि देखिए, ये दिल बहलाने को हमें ख्याल अच्छा है कि अमीर थोड़ा कम गरीब। देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ में आई थिंक ये एजेंसीज को ज्यादा ध्यान देती हैं। हमें उतना फोकस नहीं करना चाहिए कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो रहा है। अल्टीमेटली हमें देखना चाहिए कि इकोनॉमी का अगर साइज ग्रो करता है तो दी इवन द पुअर गेट्स बेटर, राइट? आप अपनी स्थिति से बेहतर हो रहे हैं कि नहीं, ये फोकस होना चाहिए। और अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन में पड़ जाएंगे तो दीपक, हमने देखा है कि सोशलिस्ट कंट्रीज when they try and take away from rich और गरीबों को देने की कोशिश करते हैं, तो अल्टीमेटली वो पूरा साइकिल एक नेगेटिव स्पाइरल बन जाता है। और कंट्रीज वही बेहतर कर पाए जो कि ओवरऑल पाई को ग्रो करते हैं, इसको बोलते हैं साइज ऑफ द पाई। आप उसको ग्रो कीजिए, एवरीबडी विल गेट बेटर ऑफ। दो मत हो सकते हैं, एक लेफ्ट साइड इकोनॉमिस्ट डिफरेंट भी आर्ग्यू कर सकता है, बट तकरीबन ये ट्रेंड होता है। बट और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ दीपक, बिकॉज आप जो कर लीजिए, एक नंबर हमेशा कायम रहता है दीपक। वो क्या नंबर है? और वो अभी का ट्रेंड नहीं है, 400-500 साल का ट्रेंड है दीपक। और एसेंचुएट हो रहा है। वो क्या ट्रेंड है? टॉप 10% विल ओन 80% ऑफ द वेल्थ। तो दुनिया की 80% जो वेल्थ है, एंड बाय द वे इसमें वेल्थ में प्रॉपर्टी एंड स्टॉक्स एंड एवरीथिंग, सो फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल दोनों वेल्थ, एंड इट इज नेट वेल्थ। 80% विल बी हेल्ड बाय 10% ऑफ द पीपल। बाकी जो 20% बची है वो रिमेनिंग 40% विच इज बिटवीन 50 टू 90 वाले बीच में जो है, वो 40% रेस्ट 20% वेल्थ ओन करते हैं। बॉटम 50% हमेशा नेट जीरो रहता है। और ये आप किसी भी देश में देख लीजिए। अब इसका ये नहीं है कि उनकी लाइफ खराब है। आप स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में जाइए, डेनमार्क, नीदरलैंड्स, बॉटम 50% की नेट वर्थ एक्चुअली नेगेटिव दिखती है। बट इसका एक कॉन्टेक्स्ट है। वो नेगेटिव इसलिए है बिकॉज वेल्थ उनकी मोस्टली उनके हाउसेज में है, जिस पर मॉर्गेजेस भी हैं, लोन्स भी हैं। इसका मतलब ये वो लाइफ खराब जी रहे हैं, बट वो लाइफ में अर्ली स्टेजेस पर हैं, यंग हैं, अभी कमा रहे हैं, लोन उनके ऊपर ज्यादा है, नेटवर्थ उतनी नहीं है, तो अल्टीमेटली लोन माइनस कर देते हैं, उनकी वेल्थ जीरो दिखती है, लेकिन उनकी लाइफ बिल्कुल बरकरार है और बहुत अच्छी चल रही है। तो ये कॉन्टेक्स्ट है दीपक, इसको हमें ऐसे भी समझना होगा। Absolutely. बिल्कुल, ये आपने सही कहा कि ये तो एक दिवा स्वप्न ही होगा कि कोई ये सोचे कि भाई बिल्कुल बराबरी आ जाए, इक्वालिटी आ जाए। बट समाज का, हर देश का और पूरी दुनिया का अप्रोच यही होना चाहिए कि जो इनइक्वालिटी है ये रहेगी, ये एक फैक्ट है, एक तथ्य है, एक सच्चाई है, लेकिन ये कितनी कम हो ये सबको सोचना भी होगा। अदरवाइज फिर दुनिया में नई तरह के समस्याएं उत्पन्न होंगी। लेकिन ये रिपोर्ट अनुराग जी एक बहुत अच्छा साइन दे रही है। ये कह रहे हैं कि 38% जो अगले 5 सालों में बढ़ोतरी होगी, उसमें मिडिल इनकम कंट्रीज के पास ज्यादा चंक होगा बेनिफिट्स का, रादर देन अल्ट्रा रिच। तो ये थोड़ा सा एक और पक्ष की दुनिया तरक्की की तरफ, और तरक्की की भी राइट साइड की तरफ। तो इसमें भी दीपक हमें इसको ना कॉन्टेक्स्ट में देखना। देखिए, एक तो जाहिर है जो रिच हैं वो एक मैच्योरिटी अटेन कर लेते हैं, रिच नेशंस, और उनकी ग्रोथ भी कम रहती है। अब इंडिया जैसे कंट्रीज की ग्रोथ ज्यादा होनी भी चाहिए बिकॉज पोटेंशियल बहुत है। सेकंड इज एक बेस के, सो ये रिपोर्ट बात करी कि प्रोपोर्शनली एडिशनल वेल्थ कितनी आप ऐड करेंगे, वो भी आपके प्रोपोर्शन टू योर बेस। सो अगर आपके पास 100 की वेल्थ है और आपने $2 ऐड किए, और तो आपकी वेल्थ सिर्फ 2% बढ़ी। लेकिन अगर इंडिया में अगर आप हैं और आपकी वेल्थ 5 है और आपने $2 ऐड कर लिए, और तो आपकी वेल्थ 40% बढ़ गई दीपक, वही $2 में। सो इन परसेंटेज टर्म्स इट इज सेइंग कि मिडिल इनकम कंट्रीज एंड नोटेबली ये जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं, ये ज्यादा वेल्थ ऐड करेंगे कंपेयर टू वेयर दे आर ऑन अ परसेंटेज बेसिस। अगेन वही बात हो रही कि आप जहां पर हैं
उस पर आप 10-20% कितना ऐड करते हैं तेजी से, वो जरूरी है। जो ऊपर है वो तो उस रेट से ऐड नहीं करेगा, नहीं तो फिर दुनिया में तबाही आ जाएगी। ये बहुत बहुत अच्छी बात बोली आपने। देखिए, हमारे दर्शकों के लिए एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। ये रिपोर्ट कह रही है कि हम 2000 से अब तक हमने 8.7% की दर से हमने इजाफा किया इंडिया में। लेकिन जब आप कंपैरिजन करेंगे चाइना से, वहां के फाइनेंशियल नंबर से, तो वहां जो वेल्थ पर एडल्ट सर्ज हुई है वो आप समझ लीजिए लगभग दोगुना 14% प्रति साल की दर से उन्होंने रफ्तार किया है। तो आप सही कह रहे हैं बिल्कुल कि हमारी रफ्तार के नंबर्स क्या हैं, उनकी रफ्तार के नंबर्स क्या हैं, ये एक है। लेकिन एक सुखद पक्ष कि अभी तक हम कहते थे कि पूरी दुनिया कहाँ जा रही है और हम कहाँ जा रहे हैं, ऐसे में पूरी दुनिया के लिए विपरीत परिस्थितियां हैं और हमारे यहाँ अगर पर एडल्ट नेटवर्थ 2.8% की रफ्तार से बढ़ रही है, टोटल एसेट्स में 2.7% का इजाफा हो रहा है, तो ये बता रहा है कि भारत बिल्कुल सही दिशा में। अनुराग जी, नहीं, दीपक सही दिशा में तो है, अभी नो डाउट, बट हमारा जो रेट ऑफ ग्रोथ है ना वो तेज हो सकता है। अब इसको कॉन्टेक्स्ट में देखें दीपक, अब देखिए कोई भी नंबर को अगर पर कैपिटा, अब देखिए हम जीडीपी की बात करते हैं, बोलते 5th इकोनॉमी हो जा रहे हैं, 3rd इकोनॉमी हो जाएंगे, बट ये सारा डेटा पर कैपिटा पर है, विच इज दैट ईच इंडिविजुअल कितना अमीर है, वहां पर थोड़ा हम मात खा जाते हैं। अब उसको कॉन्टेक्स्ट में लीजिए, यूएस ने सबसे ज्यादा वेल्थ इंक्रीमेंटल वेल्थ ऐड की, अबाउट 20 ट्रिलियन, चाइना ने 11 ट्रिलियन ऐड की, ऑस्ट्रेलिया ने 1.4 ट्रिलियन ऐड की, हमने 1.5 ट्रिलियन ऐड की, ये एक्स्ट्रा वेल्थ है। अब वो ऑस्ट्रेलिया की 1.4 ट्रिलियन है सिर्फ 25 मिलियन की पॉपुलेशन पर, इंडिया की 1.5 ट्रिलियन है ऑन 1400 मिलियन की पॉपुलेशन पर। मतलब क्या हुआ कि पिछले 2020 से एवरी ऑस्ट्रेलियन has added 50 times more wealth than an average Indian, 50 गुना, क्योंकि वो बेस बहुत छोटा है। तो हमें वो कंपैरिजन भी ध्यान में रखना होगा दीपक के अपने प्रोपोर्शन के हिसाब से हम ज्यादा वेल्थ ऐड करें। 2.8% रेट बहुत कम है, बट आई थिंक दीपक इसके फिर अब मैं इसको एक पॉजिटिव साइड में रखता हूँ। देखिए इसका एक नजरिया भी रखना होगा कि हमारी वेल्थ मोस्टली जो है ना वो लॉक्ड है प्रॉपर्टीज में, रियल एस्टेट में, गोल्ड में। अगर वो अच्छा करता है तो हमारी वेल्थ बढ़ती है एवरेज इंडियन की, लेकिन बाकी जगह क्या है कि तकरीबन फाइनेंशियल एसेट्स भी 20 से 30% कंट्रीब्यूट करते हैं। हालांकि 70% वेल्थ इन द वर्ल्ड स्टिल इज ओन्ड इन प्रॉपर्टीज एंड होम्स, बट वो जो फाइनेंशियल वेल्थ अगर अच्छा करती है, और अब जमाना वही है, तो फिर वो इंक्रीमेंटली बेटर ऐड करती है। तो वही रिपोर्ट में आप देखिए, इंडिया में उन्होंने कहा है कि प्रॉपर्टी हैज ग्रोन बाय जस्ट 2-3%, बट मार्केट्स हैव ग्रोन बाय 30% सिंस 2020। तो वेल्थ जो फाइनेंशियल वेल्थ है वो 30% से ग्रो की है दीपक। ओके, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि फाइनेंशियल एसेट्स ही आपके आगे की कहानी लिखेंगे, आपको अमीर बनाने और ना बनाने में इनका अहम रोल होगा। अब जरा मुझे बताइए, क्या आप इन नंबर से संतुष्ट हैं? अभी रिपोर्ट बता रही है कि जो फाइनेंशियल एसेट्स इन इंडिया हैं वो टोटल वेल्थ का, एवरेज वेल्थ का 21% है एक आम भारतीय के पास। टोटल जितना पैसा है 21% फाइनेंशियल एसेट्स का है। बढ़ोतरी इसमें हमने देखी है कि इसमें भी 8% एनुअल ग्रोथ है 2000 के बाद से, लेकिन 21% क्या ये पर्याप्त है या हमें इसको बढ़ाना होगा आगे? सो अल्टीमेटली ये नंबर तो ग्रेजुअली बढ़ रहा है दीपक, इस सेंस से बढ़ रहा है कि आप देखिए जैसे जैसे कंपनीज प्राइवेटाइज हो रही हैं, नोटेबली बड़े आईपीओज इंक्लूडिंग LIC एंड ऑल दीज कंपनीज सब आ रहे हैं, डीमैट अकाउंट्स की संख्या बढ़ रही है, आपका EPFO का कंट्रीब्यूशन दीपक अबाउट 15% तक परमिटेड है स्टॉक मार्केट में जाने के लिए। लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन वी से अमेरिकन्स का 70-80% अमेरिकन्स पार्टिसिपेट करते हैं इक्विटी मार्केट में, वो डायरेक्टली नहीं करते हैं, उनके रिटायरमेंट अकाउंट्स का कंट्रीब्यूशन ऑटोमेटिकली इक्विटी मार्केट्स में जाता है और 500 को मोस्टली पेग्ड होता है, तो वो नेचुरली पार्टिसिपेंट बन जाते हैं। तो ग्रेजुअली आई थिंक ऑल पेंशन फंड्स, ऑल EPFO ग्रेजुअली पूरा रिटायरमेंट कॉर्पस अगर एक कंपोनेंट इक्विटी मार्केट्स में जाएगा तो हर कोई उसमें हिस्सेदारी हर एक की आ जाती है, और फिर एक वो नजरिया भी चेंज हो जाता है कि मार्केट्स को हर कोई नेगेटिव निगाह से नहीं देखता है, थोड़ा पॉजिटिव होता है, क्योंकि मार्केट्स ऊपर जाते हैं तो उनका भी फायदा होता है। तो अल्टीमेटली दिस विल गो अप, आई थिंक दिस शुड गो टू 30%, बट एक पॉइंट पे जाके आई थिंक रियल एस्टेट से भी इंडियंस का लगाव रहेगा, प्लस आई थिंक जो डिस्ट्रीब्यूशन है
अगर तमाम इंडिया की बात करें तो तकरीबन ज़मीन और जायदाद में, लैंड प्रॉपर्टी में शेयर रहने ही वाला है 70%. आई डोंट सी दैट इज गोइंग टू चेंज वेरी सून. वो इकोनॉमी के साथ चेंज होगा दीपक, उतना जल्दी चेंज होना भी नहीं चाहिए. एक इसमें इंटरेस्टिंग ये भी है, थोड़ा सा इन इक्वालिटी की जो बात कर रहे थे, गैर बराबरी की, थोड़ा सा उसमें भारत के लिए एक सुखद तस्वीर नहीं है, क्योंकि ये लगातार बढ़ रही है दुनिया में. देखिए ग्लोबल इनइक्वालिटी जो तो खाई है वो थोड़ा कम हो रही है. हमारे यहाँ थोड़ा सा गिनी कोफिशिएंट बताया जाता है, वो ऑलरेडी 74.6% था 2000 पे, ये 2022 में बढ़ गया, ये 82.5 हो गया. ये थोड़ा सा दिक्कत है. और अगर आप अगर आप 2022 में अगर आप देखेंगे कि जो टॉप 1% है, हम ग्लोबल टॉप 1% की बात कर रहे थे, वो भी अनचेंज्ड है. हमारे यहाँ 40% के आसपास अभी भी वो बना हुआ है. तो थोड़ा सा गैर बराबरी, असमानता, असमान वितरण पूंजियों का, संपत्तियों का, ये थोड़ा सा दिक्कत रहेगी. इस पर क्विकली आपका इसको कैसे ठीक करेंगे सर? तो ये समस्या नहीं है. आई थिंक हम इसको ओवरब्लो करते हैं. देखिए, और इसको कंपेयर कर लीजिए, इंडिया का जीनीस कोएफिशिएंट है 0.5, यूएस का जीनीस कोएफिशिएंट है 0.4. दोनों इकोनॉमीज अपने आप में अच्छा कर रही है, लेकिन दोनों में अंतर भी बहुत है. इंडिया अगर फ्यूचर में यूएस की तरह से बनना चाहता है तो भी जीनीस कोएफिशिएंट 0.5 से 0.4 ही उतरेगा. मतलब क्या है कि कैपिटलिज्म दीपक प्रमोट करता है रिवॉर्ड टू द पीपल हु आर काइंड ऑफ विलिंग टू टेक मोर एफर्ट्स एंड आर मोर स्किल्ड. एट द सेम टाइम कुछ लेगर्ड्स रह जाते हैं, तो ये गैप बढ़ जाता है. लेकिन एट द सेम टाइम यूएस में गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो टैक्सेस से रीडिस्ट्रीब्यूशन भी करती है. बॉटम 20% को अच्छा रीडिस्ट्रीब्यूशन यूएस में जाता है, जो इंडिया नहीं कर पाता है बिकॉज टैक्स कलेक्शन ही कम है. यूरोपियन कंट्रीज 0.1 0.2 के जीनीस कोएफिशिएंट पे करती हैं काम, लेकिन उनमें इनोवेशन भी नहीं होता है. कोई भी नई कंपनीज देख लीजिए आप, यूरोप में कहाँ इजाद होता है, सारा यूएस में हो रहा है. तो ये डिपेंड करता है आप किस साइड की इकोनॉमी बनना चाहते हैं. अगर आप रिच कंट्री हैं तो यू कैन चूज टू बी लाइक यूरोपियन कंट्रीज इन स्कैंडिनेविया, बट उसके लिए आपको ऑलरेडी रिच होना पड़ेगा, तब आप रीडिस्ट्रीब्यूशन फेयर कर सकते हैं. इन अ पुअर कंट्री द ओनली वे टू डू रीडिस्ट्रीब्यूशन इज टू ग्रो फर्स्ट, गेट मोर टैक्सेस देन रीडिस्ट्रीब्यूट. तो आई थिंक जीनीस कोएफिशिएंट थोड़ा, आई मीन इसको कॉन्टेक्स्ट में अगेन देखना होता है. इसमें कोई राइट एंड रॉन्ग नहीं है दीपक. एवरीथिंग इज राइट. path for us is to grow first, because remember सबको इक्वल करने का एक और तरीका है, that you can make everybody equally poor, right, which is what socialism does. तो I would say, I mean, I have lived in India before 90s and जिस तरह से हम स्कूटर्स की भी लाइन लगती थी, you can do socialism and keep everybody equally poor. जीनीस कोएफिशिएंट आपका बहुत लो रहेगा, लेकिन उसका फायदा क्या है दीपक? एब्सोल्युटली. देखिए अच्छी बात ये है 38% वेल्थ बढ़ने वाली है अगले 5 साल में. ग्लोबल वेल्थ, हमारा चंक उसमें बहुत ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि हम सबसे तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं. वैसे भी 11-11.5% से ज़्यादा के नेक्स्ट 5 ईयर्स में लो इनकम कंट्रीज़ में आने वाला है, मिडिल इनकम कंट्रीज़ में आने वाला है. जो हाई इनकम कंट्रीज़ हैं उन्होंने जितना कमाना था कमा लिया, उनकी कमाई बंद नहीं होगी. 4-4.5% के आसपास वो बढ़ेंगे, लेकिन हमारा उतना ही तेज़ी से इजाफा होगा. और पिछली बार जो हमने बातचीत करी थी, हमने स्किल अप कर दिया, हमने अच्छे से पेस अप कर दिया, थोड़ा जो प्रॉब्लम्स हैं इस गवर्नमेंट में उनको दूर कर दिया, तो बिल्कुल शानदार, भारत का भविष्य शानदार नजर आएगा. बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए, हमेशा की तरह. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों के लिए वक्त निकालने के लिए. बेंगलुरु शहर को स्टार्टअप का हब माना जाता है, लेकिन इस साल यहां हायरिंग सीजन काफी सुस्त रहा. पिछले साल के मुकाबले इस साल नौकरियों में 10% की गिरावट देखने को मिली है. सिर्फ हायरिंग ही नहीं, इस साल स्टार्टअप्स की दुनिया में सैलरी हाइक भी 8 to 12% के बीच ही मिला है, जो पिछले साल का तकरीबन आधा है. इस खबर पर पूरी डिटेल के साथ जुड़ रही हैं मेरी सहयोगी एकता. बताइए, स्टार्टअप्स में ये सुस्ती क्यों? जी दीपक, स्टार्टअप सेक्टर को देश का एक बूमिंग माना जाता है, लेकिन फंड्स जो उन्हें वेंचर कैपिटलिस्ट से मिलते थे या इन्वेस्टर से मिलते थे, जब से उसमें गिरावट, स्टार्टअप सेक्टर पर इसका साया हमें अलग तरह से है. वो 10% हुई है. 65% के आसपास, 65% के आसपास साल के अंत में फ्रेशर्स को हायर करने का बेंगलुरु में कंपनीज और स्टार्टअप प्लान कर रहे हैं, जबकि पिछले साल 75% के फ्रेशर्स को हायर किया गया था, और वो भी साल की शुरुआत में. इसके अलावा जो इंक्रीमेंट्स होते हैं, जो सैलरी हाइक होती है, वो 8 से 12% साल दुगनी थी, दिए गए थे एम्प्लॉइज को. इसके बाद हम तीसरी अगर बात करें तो ये कि छंटनियां जो है, इस साल करीबन 27,000 लोगों को नौकरी से हाथ गंवाना पड़ा, क्योंकि बुक्स कईयों ने इन्फ्लेटेड कुक की थी, इवैल्यूएशन अपनी
गई थी। तो इस चक्कर में बहुत से लोगों को कोई छंटनी देखने को मिली, यानी कि स्टार्टअप सेक्टर जो है, जो कि एक प्रॉमिसिंग सेक्टर है, उस पर फंडिंग विंटर की वजह से आम पर जो है वो गाज गिर रही है और ग्लोबल इश्यूज की वजह से इन्वेस्टर्स ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। इसके अलावा बहुत से ऐसे इश्यूज हैं जो इन्वेस्टर्स ये देख प्रॉफिट में आए, ना कि इन्फ्लेटेड बुक्स दिखाए। इस चीजों पर भले ही वो हो, लोगों को नौकरी से हाथ गंवाना हो या फिर सैलरी हाइक हो, इस साल हमें सब पर वो असर देखने को मिल रहा है। दीपक, इस तमाम जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ते हैं और देश दुनिया की कुछ और खबरों का अब करते हैं अवलोकन। आगामी विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अलर्ट मोड में है और इसी को लेकर आज बीजेपी केंद्रीय समिति की दिल्ली मुख्यालय पर बैठक हुई। इसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम के चुनावों को लेकर चर्चा हुई है। बैठक में उन सीटों पर ध्यान दिए गई बीजेपी कमजोर रही। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की अपने भतीजे अजीत पवार के साथ हालिया मुलाकात के बाद से महाराष्ट्र की सियासत में हलचल तेज है। चाचा भतीजे के बीच हुई इस सीक्रेट मीटिंग को लेकर एमवीए के बाकी दो दलों यानी कि उद्धव ठाकरे का गुट वाली शिवसेना और कांग्रेस में टेंशन बढ़ गई है। वही शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर बोला। शरद पवार का कहना है कि बीजेपी नफरत की राजनीति कर धर्म समुदाय को बांट रही है। साथ ही शरद पवार ने साफ किया कि मुंबई में 31 अगस्त गठबंधन इंडिया की बैठक होने वाली है और उसमें हम भूमिका स्पष्ट कर देंगे। दिल्ली में आज कांग्रेस नेतृत्व की एक अहम बैठक हुई। अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित अन्य वरिष्ठ नेता शामिल रहे। बैठक के बाद कांग्रेस नेताओं ने स्पष्ट कहा कि यह फैसला है कि उनकी पार्टी दिल्ली की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उनका अपना रास्ता है और बैठक में आम आदमी पार्टी या फिर किसी गठबंधन की कोई चर्चा हुई ही नहीं। ऐसे में कांग्रेस का राजधानी की सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला इंडिया गठबंधन के लिए पीएम मोदी का घर है। वो अगले साल फिर पर तिरंगा फहराएंगे। दरअसल 15 नरेंद्र मोदी ने लाल किले से कहा था कि वो अगले साल फिर फहराएंगे। अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि पीएम मोदी अपने घर में ध्वजारोहण करेंगे। वहीं खड़गे के बयान पर पलटवार करते हुए एआईएडीएमके के नेता एम थम्बिदुरई का यह बयान सामने आया है। दिल्ली के तीन मूर्ति भवन परिसर में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी यानी कि एनएमएमएल का नाम बदल दिया गया है। अब इसका नाम प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय सोसाइटी कर दिया गया है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार के इस फैसले की आलोचना की। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू की विरासत को मिटाने की कोशिश की है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का कहना है कि ये ऊंची और छोटी राजनीति का परिचायक है और सूरज को दिया दिखाने जैसा। पीएम मोदी ने 9 सालों में एक काम नहीं किया है जिससे उनका नाम इतिहास पर खतरा मंडराने लगा है। हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद यहां यमुना का जलस्तर एक बार फिर बढ़ने लगा। का जलस्तर 205.39 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच गया। यमुना का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में एक बार फिर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। हालांकि विभागीय अधिकारियों ने है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग के अधिकारी है कि ताजा पर लगातार नजर रखी जा रही है। आज पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी की पुण्यतिथि है। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कई प्रमुख नेताओं ने वाजपेयी के स्मारक सदैव अटल पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर कहा, भारतीय राजनीति के दिग्गज और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने करीब 6 दशक तक सियासत में अपनी अमिट छोड़ी। अटल बिहारी वाजपेयी 2 बार राज्यसभा और 10 बार लोकसभा सदस्य चुने गए। भारत रत्न से सम्मानित दलगत राजनीति से ऊपर रहा। अटल जी के लिए सबसे बड़ा मौका तब आया जब इमरजेंसी के बाद 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार बनी। मोरारजी जनता पार्टी की सरकार में प्रधानमंत्री बने और अटल बिहारी वाजपेयी को विदेश मंत्री बनाया गया। विदेश मंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा को
हिंदी में संबोधित किया और भारत का मान पूरी दुनिया में बढ़ाया। उन्नीस 1980 में जनता पार्टी के टूट जाने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने लाल कृष्ण आडवाणी और कुछ सहयोगियों के साथ मिलकर जनता पार्टी का गठन किया। 1996 के लोकसभा चुनाव में 161 जीतकर बीजेपी पहली बार सबसे बड़ी पार्टी बनी। अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने। हालांकि सरकार महज 13 दिन चली। अटल वाजपेयी के प्रधानमंत्री रहते भारत ने 1998 में पोखरण में 2 परमाणु परीक्षण किए। बढ़ाया। उन्होंने दिल्ली और लाहौर के बीच पहली बार सीधी बस सेवा 1999 को शुरू और खुद पाक सीमा पर एक बस से अटारी से वाघा तक का सफर किया। इधर अटल जी दोस्ती की इबारत लिख रहे थे तो उधर पाकिस्तान कारगिल जंग की तैयारी पूरी कर चुका था। कारगिल सेक्टर में आतंकियों का मुखौटा ओढ़कर पाकिस्तानी सेना कई भारतीय चोटियों पर कब्जा कर चुकी थी, लेकिन भारत ने अपने जांबाज सैनिकों के शौर्य और साहस की बदौलत पाकिस्तान को एक बार फिर मुंह तोड़ जवाब दिया और कारगिल में विजय पताका फहरा दी। वाजपेयी का उनकी ओजस्ताएं जोश से भर देती हैं। 16 अगस्त 2018 को अटल बिहारी वाजपेयी का दिल्ली के एम्स में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बेतरतीब खान पान की आदत आम हो गई है। हेल्दी फूड की जगह स्नैक्स। हद तो यह है कि कई बार युवा लंच और डिनर में भी स्नैक्स खाकर काम चला रहे हैं, लेकिन इनकी यही आदत सेहत पर भारी भी पड़ती है। स्नैक्स के साथ बॉडी में ट्रांसफर होता है जो जानलेवा साबित हो सकता है, जिससे हार्ट संबंधी बीमारियां भी बढ़ रही हैं। स्नैक्स, चिप्स, मसालेदार, तला भुना जंक फूड, ये सभी यंग जनरेशन की खान पान की आदतों में शुमार हैं। ये सभी ट्रांस फैट एसिड युक्त फूड हैं जो लोगों में हार्ट डिजीज के साथ साथ जैसी गंभीर बीमारी बड़ी वजह बन रहे हैं। दरअसल ट्रांस फैटी फूड बॉडी में इससे हार्ट अटैक, स्ट्रोक, डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है। एक स्टडी देश के युवा को लेकर जागरूक हुए हों, लेकिन अभी भी इनके खान पान में जंक फूड की प्रमुखता बनी हुई है। स्टडी में कहा गया है कि 74% यूथ हेल्दी डाइट की बात तो करते हैं, लेकिन जब खाने पीने की बारी आती है तो 35% यूथ की पहली पसंद स्नैक्स होता है। स्टडी में पाया गया है कि 6 से कम उम्र के 60% यूथ तौर पर में कम से कम जरूर लेते हैं। यानी यूथ हेल्दी डाइट के बारे में बातें तो बहुत करता है, लेकिन अमल नहीं। ट्रांस फैट फूड वाला यही खान पान यूथ को तमाम तरह की बीमारियां दे रहा है। आखिर क्या ट्रांस फैटी एसिड और ये क्यों घातक है, इसे समझनी है। ट्रांस फैट 2 रूप में पाए जाते हैं, प्राकृतिक और फैक्ट्री में उत्पादित यानी कृत्रिम। नेचुरल ट्रांस फैट ज्यादा घातक नहीं माने जाते हैं। इनमें दूध, पनीर, घी और दूध से बने अन्य खाद्य पदार्थ और मांस हैं। उत्पादित ट्रांस फैट एसिड यानी TFA सेहत करने से इसमें ट्रांस फैट बढ़ जाता है। इसके खतरे को देखते हुए सरकार ने 2015 में TFA की पहले से निर्धारित की गई 10% की अधिकतम सीमा को घटाकर 5% कर दिया। WHO ने तो भारत में हार्ट संबंधी बीमारी से मरने वालों में 4.5% ऐसे लोग होते हैं जो ट्रांस फैटी फूड के शिकार होते हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक ट्रांस फैटी फूड मौत के खतरे को करीब 34% बढ़ा देता है। वहीं हार्ट के मरीजों की मौत में 28% वजह इस जानलेवा ट्रांस फैटी एसिड को माना जाता है। ट्रांस फैट एसिड खासकर बेकरी आइटम में जैसे केक और कुकीज में तो पाई ही जाती है, साथ ही पिज्जा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, नमकीन, बिस्किट, नट्स में भी इसकी अधिकता होती है। ऐसे में इससे बचना है तो अपनी सोच भी हेल्दी बनानी होगी। अपनी डाइट में हेल्दी फूड्स के सेवन को बढ़ाना होगा। ताजे फल सब्जियों के अलावा अपनी थाली में मछली, साबुत अनाज जैसे अधिक हेल्दी फूड्स को जगह देनी होगी। इसमें हेल्दी लाइफस्टाइल बनाए रखने में तो मदद मिलेगी ही, साथ ही हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारियों से भी बचा जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। थार से किया है ने केप टाउन में एक भव्य समारोह में इसे लॉन्च किया। दिलचस्प ये है कि ये थार का 5 डोर वर्जन है।
कंपनी ने बताया कि थार ई का बॉन्ड इलेक्ट्रिक रेंज के हिस्से के रूप में बनाया जा रहा है, यानी ये मॉडल का इलेक्ट्रिक वर्जन नहीं है। इस इलेक्ट्रिक एसयूवी को पूरी तरह से नए सिरे से बनाया जा रहा है। थार ई कैसी है, इसका जायजा लिया हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल ने। महिंद्रा एंड महिंद्रा की एब्सोल्युटली इलेक्ट्रिक आइडेंटिटी अनवील हुई है और उसी के साथ अनवील हुई है फॉर द फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रिक थार। जी हाँ, अगर आपने सोचा कि थार जो कि करंट एग्जिस्टिंग फॉर्म इलेक्ट्रिक वर्जन इज व्हाट इलेक्ट्रिक थार विल बी, देन यू आर मिस्टेकन, क्योंकि ये गाड़ी अब बहुत अलग, ज़्यादा रगेड, ज़्यादा टफ एंड लवली टू लुक एट। रियली यहाँ पर जो फोकस किया गया है इन द चेंज, सबसे पहले तो इस पे इंग्लो P1 प्लेटफॉर्म पर ये बनी है। दिस इज़ द फुल इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म हैव ऑलरेडी सीन महिंद्रा। इसके अलावा इसमें जो क्लियरेंस है वो पहले से बेहतर है। ओवरऑल लुक, डायनामिक्स मच मोर स्पोर्टियर, मच मोर ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ के साथ ये गाड़ी लॉन्च होगी। वह लॉन्च टाइमलाइंस अभी थोड़े से दूर हैं, लेकिन कंपनी का कहना है जैसी ये इस वक्त दिख रही है इससे बहुत सिमिलर ही रहेगी इन द फाइनल लुक दैट वी विल सी द कार। बट इन टर्म्स ऑफ द फीचर्स वी नो ऑफ कोर्स इसमें बहुत सारे दिए गए हैं टू केटर टू लव टू टेक देयर कार्स फॉर ऑफ रोडिंग and a lot of adrenaline rush. So just for India but for the global to get ready, and this is बात बाजार की कर लेते हैं। आखिरी घंटे में खरीदारी के दम पर बाजार में रिकवरी देखने को मिली। सेंसेक्स 137 अंक चढ़कर 65,540 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी 30 अंक चढ़कर 19,465 के स्तर पर क्लोज हुआ। निफ्टी बैंक 144 अंक गिरकर 43,950 के लेवल पर बंद हुआ। आईटी चीजों के साथ साथ होटल कारोबार की डीमर्जर की तस्वीर भी साफ कर दी है। खबर को विस्तार से समझाएंगी नुपुर। आईटीसी के नतीजे ऑपरेशनल लेवल पे आपको काफी मजबूत, इनफैक्ट जो सेगमेंटल परफॉर्मेंस थी वो भी काफी मजबूत आती हुई नजर आई। कंपनी की आय में आपको 8% की गिरावट दिखेगी पे था, क्योंकि एग्री और जो पेपर का सेगमेंट है कंपनी का अंडर परफॉर्मेंस की थी। हालांकि ऑपरेशन तो ग्रॉस मार्जिन इंप्रूव होगा, 11% की बढ़ेगी। मार्जिन भी 39.5% के आसपास आते हुए नजर 37% और मुनाफा में बढ़कर तो यहाँ पे पहली बार कंपनी ने क्वार्टरली रेवेन्यू 10 करोड़ से पार किया है और जो मार्जिन है वो 8% के आते हुए दिख रहे हैं। बिजनेस की भी बात 9% की वॉल्यूम ग्रोथ आती हुई नजर आई। अनुमान सिर्फ 7 से 8% की वॉल्यूम ग्रोथ था। तो मजबूत सेक्टोरल परफॉर्मेंस रही है आईटीसी की तरफ से। ऑपरेशनल लेवल पे भी आपको मजबूती ही नजर आएगी। इनफैक्ट जो आईटीसी होटल का कारोबार है वो भी बेस्ट एवर क्वार्टर 1 परफॉर्मेंस वहां पे आते हुए नजर आई है। 600 करोड़ तक का रेवेन्यू कंपनी ने इस क्वार्टर में किया है। 6 नए होटल्स इनफैक्ट अगली तिमाही में कंपनी ने जोड़े। डिसअपॉइंटमेंट पेपर और एग्री की तरफ से थोड़ा था, जो वीट एक्सपोर्ट्स को लेकर डिसअपॉइंटमेंट था। पेपर में जो पेपर बोट्स का सेगमेंट है वहां पे बॉटम में आईटीसी के नतीजों में नजर आया। डीमर्जर से जुड़े कुछ अपडेट्स यहाँ पे कंपनी की तरफ से आए। आईटीसी जब डीमर्ज हो जाएगा आईटीसी होटल का कारोबार, फिलहाल अगर आप देखें तो जो स्ट्रक्चर रहने वाला है जिसमें 60% की डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगी शेयर होल्डर्स की और 40% ओन करेगा आईटीसी लिमिटेड के। तो आपको होटल का एक तो इंडिकेटिव प्राइस में आपको बता देती हूँ, अगर इस कैलकुलेशन से देखें तो फिलहाल 83 करोड़ के आसपास की इक्विटी है आईटीसी होटल्स के पास। फ्रेश इशू जो शेयर्स दिए जाएंगे 10 शेयर के सामने आपको एक होटल का, उसको इंक्लूड करके 125 करोड़ का फ्रेश इशू होगा। जो टोटल इक्विटी बेस बनता है वो 208 करोड़ के आसपास का बनता है। इंडियन होटल्स के वैल्यूएशन पर अगर इस कंपनी को वैल्यू किया जाए तो 37% जो इंडियन होटल की कैपेसिटी 37% है, तो करीब 20,000 करोड़ तक का मार्केट कैप यहाँ पे आता है। और अकॉर्डिंगली इंडिकेटिव प्राइस अगर यहाँ क्या है आईटीसी होटल की तो 90 से 100 रुपीस के आसपास की होती है। तो क्लियर इंडिकेशन है 15 महीनों के आसपास ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और जो शेयर एंटाइटलमेंट रेट वो भी सामने आ चुका है डीमर्जर का, और इंडिकेटिव प्राइस है 100 रुपीस।
ITC होटल के। इंडिया 360 में आज बस इतना ही। #Z360 पर अपनी राय जरूर भेजिए। नमस्कार।